हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। अभी हम लोग जो है 5 से लेकर 11 मई का क्विज सॉल्व करेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके। ये हमारा मई का सेकंड क्विज सेशन है। अगर आपने पहला वाला नहीं देखा है जो कि हमारा 1 से लेकर 4 मई तक के बीच का था, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको एक सेक्शन मिल जाएगा क्विज का। आप जाके वहां पे उसको क्वेश्चन को देख सकते हैं, साथ ही उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था कि अगर आप वीडियो चला रहे हैं, अपना रिवीजन करना है, तो प्रश्न आए उसको आप पॉज कर दीजिए और पॉज करने के बाद प्रश्न पढ़िए और फिर उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और फिर अपना आंसर चेक करिए। तो इससे क्या होगा ना कि इससे आप कभी फिर भूलेंगे नहीं, और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के होंगे, यानी कि डायरेक्ट करंट अफेयर से भी होगा, और इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये है कि यहां से स्टैटिकल पोर्शन में जैसे हम जा सकते हैं वैसे भी प्रश्न आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकदम सीरियस हैं तो आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कूथंडावर उत्सव का संबंध किस राज्य से है? अभी जो है हाल ही में कूथंडावर उत्सव जो है मनाया गया है। आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, तमिलनाडु। और ये उत्सव इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये उत्सव जो है वो ट्रांसजेंडर पहचान के अपने अनूठे उत्सव के लिए वैश्विक ध्यान जो है, ये मतलब कि विश्व स्तर पर जो ट्रांसजेंडर की जो पहचान है उससे ये उत्सव जो है रिलेटेड है। तो न्यूज ये था कि तमिलनाडु के कुवागम में 18 दिवसीय कूथंडावर उत्सव मनाया गया। अब देखिए ये 18 दिवसीय होता है, यानी कि अगर ये 5 से 11 के बीच में शुरू हुआ है तो अभी ये समाप्त भी नहीं हुआ है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो और उत्सवों से संबंधित प्रश्न जो है, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि वहां से प्रश्न आते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कूथंडावर उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, भारत में बाल विवाह पर नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, और किस आधार पे? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पे। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने बनाया क्यों। हुआ क्या था कि राजस्थान के हाई कोर्ट में बाल विवाह कर लेकर जो है एक बहस चल रही थी, जिसमें वहां के जज ने एक स्टेटमेंट दिया था। 2-3 जजों की जो है वहां पे बेंच बैठी थी, तो वहां से एक स्टेटमेंट आया था कि राजस्थान में बाल विवाह को लेकर जो है बहुत सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, और अगर बाल विवाह होता है तो संबंधित जो भी गांव होगा या फिर शहर होगा तो वहां के अधिकारी जो है इसके पूरे के पूरे रूप से जिम्मेदार होंगे। तो वो स्टेटमेंट आया था, तो वहां से ये क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है। आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। आपके ऑप्शन है, देश में बाल विवाह 2005-6 में 47.4% से घटकर 2015-16 में 26.8% हो गया है। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2005-6 से वर्ष 2015-16 के मध्य बाल विवाह में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। तीसरा ऑप्शन है, सबसे अधिक बाल विवाह अनुसूचित जाति के बीच देखा गया है। और चौथा ऑप्शन है, उड़ीसा, बिहार और मणिपुर शीर्ष 3 राज्यों में से थे जहां बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत में बाल विवाह पर नवीनतम आंकड़े राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था उसके अनुसार देश में बाल विवाह 2005-6 में 47.4 से घटकर 2015-16 में 26.8 हो गया है, जो पिछले 10 वर्षों में 21% की गिरावट दर्शाता है। यानी कि जो आपका यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है, पिछले 5 वर्षों में बाल विवाह की 3.5% की गिरावट आई है। बिना शिक्षा प्राप्त लड़कियों में से 48% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हुई है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में केवल 4% की शादी हुई है। सबसे अधिक बाल विवाह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच देखा गया है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी था ये भी सही है। इन समुदायों में 26% शादियां
तय कानूनी उम्र से कम उम्र में हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा ये शीर्ष 3 राज्यों में से थे जहां बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। यानी कि जो आपका चौथा ऑप्शन था डी, वही हमारा गलत था। यहाँ पे 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा। ये 3 राज्य हैं जिनका औसत जो है वो राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। और अन्य 5 राज्य जहां पर बाल विवाह का औसत राष्ट्रीय औसत से ऊपर है वो कौन कौन से हैं? झारखंड है, असम है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और तेलंगाना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न की। प्रश्न है, निम्न में से किस देश में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है? In which of the following country is the headquarter of Interpol located? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक के एक जो है व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया गया है। तो ये जो जितने भी ब्लू कॉर्नर नोटिस होते हैं, रेड कॉर्नर होता है, येलो कॉर्नर होता है, ब्लैक कॉर्नर होता है, तो ये सारे नोटिस जो है इंटरपोल के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे इंटरपोल का मुख्यालय पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है लियोन फ्रांस, पेरिस फ्रांस, ट्यूरिन इटली या फिर लंदन यूके। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पे है? लियोन में है और लियोन जो है फ्रांस में स्थित है। बता दें कि इंटरपोल का पूरा नाम जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। और यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान डैश का अनावरण किया गया है। ये जो फिल इन द गैप है इसको आपको भरना है, यानी कि आप प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है IWD-200B, EWD-200B, FWD-200B या फिर BWD-200B। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, FWD-200B जो है ये भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेंच डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये भारत का पहला है, तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस देश की सीमा जॉर्डन से साझा नहीं होती है? यहां पे आपको बताना है कि जॉर्डन देश है, उससे किस देश की सीमा साझा नहीं होती है। आपके ऑप्शन है लेबनान, इजराइल, इराक या फिर सीरिया। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, लेबनान। लेबनान से जो है, लेबनान की सीमा जो है वो जॉर्डन से साझा नहीं होती है। अच्छा, ये प्रश्न बना कैसे, ये विचार आया कैसे? तो न्यूज ये था कि हाल ही में 3 सदस्यीय जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल ने दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि और भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला का दौरा किया है। तो ये तो रहा सिंपल सी चीज, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इस पहली यात्रा का यानी कि जॉर्डन सशस्त्र बल की ये पहली यात्रा थी, तो इसलिए जॉर्डन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि जॉर्डन की सीमा जो है इजराइल से भी होती है साझा, तो इजराइल के साथ साथ जो है आपको जॉर्डन के बारे में भी थोड़ा बहुत मैप में देख लेना चाहिए। तो बता दें कि जो आपका जॉर्डन है उसके उत्तर में सीरिया है, उत्तर पूर्व में इराक है, पश्चिम में इजराइल है और पूर्व और दक्षिण में सऊदी अरब है। जबल अडी दमी ये जॉर्डन का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऐसे मजा नहीं आ रहा है ना? चलिए आइए मैप में देखते हैं कि मैप में जॉर्डन की स्थिति क्या है। ये आपका जॉर्डन है, इसके आप नॉर्थ में देखेंगे तो सीरिया आएगा और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो इराक आएगा, ईरान नहीं आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एग्जामिनर यहाँ पे भी कंफ्यूज कर सकता है। आप इसके ईस्ट और साउथ में आएंगे तो आपको जो है ये आपका पड़ेगा सऊदी अरब, और पश्चिम की साइड में जाएंगे तो आपका इजराइल आएगा। डेड सी जो है आपका इजराइल और जॉर्डन की सीमा बनाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और सी ऑफ गैलिली भी यहाँ पे स्थित है, ये आप मैप में देख रहे हैं। और गोलन हाइट के बारे में मैं पिछले वर्ष से बोलता चला आया हूं कि गोलन हाइट जो है ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, सीरिया, जॉर्डन और इजराइल।
इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GST-AT कहा जा रहा है, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the chairman of Goods and Services Tax Appellate Tribunal by the Central Government? आपके ऑप्शन हैं शशि भूषण सिंह, संजय कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार या फिर विजय कुमार मिश्रा। तो जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा बी, संजय कुमार मिश्रा को GST-AT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये पहले अध्यक्ष बने हैं GST-AT के। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असत्य विकल्प का आपको चयन करना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। आपका पहला ऑप्शन है सौर मंडल में बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है। दूसरा ऑप्शन है सौर मंडल में यूरेनस पर दूसरा सबसे छोटा दिन होता है। आपका तीसरा ऑप्शन है सौर मंडल पर 5 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त बौने ग्रह हैं। और आपका चौथा ऑप्शन है शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है। तो यहां पे जो है यूरेनस नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका जो है वो गलत है। यहां पे क्या होगा, शनि। बृहस्पति का सबसे छोटा दिन होता है सौर मंडल में, उसके बाद जो दूसरा सबसे छोटा दिन होता है वो किसका होता है, शनि का होता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे क्रम से हैं। यहाँ पे आप अगर सन को रख देंगे तो ये सारे क्रम से हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। हमारे सौर मंडल में 5 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त बौने ग्रह हैं। कौन कौन से हैं, सेरेस, प्लूटो, होमिया, माके और एरिस। ये 5 बौने ग्रह हैं। आंतरिक चट्टानी ग्रह जो है वो कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, जो कि आंतरिक चट्टानी ग्रह के नाम से जानी जाती हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 छोटे चंद्रमा हैं जो कि हैं फोबोस और डेमोस। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। सौर मंडल में बृहस्पति पर सबसे छोटा दिन होता है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। सौर मंडल में शनि का दूसरा सबसे छोटा दिन होता है। यहीं पे मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए यूरेनस को जो है लिख दिया था, तो जो कि गलत था। तो किसका होता है, शनि का होता है। 8 जून 2023 तक शनि की कक्षा में 146 चंद्रमाओं की पुष्टि नासा द्वारा की गई थी। अच्छा, आखिर ये प्रश्न मैंने जनरेट क्यों किया ग्रहों से, उसका रीजन ये है कि हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया कि शुक्र पर पानी की अनुपस्थिति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन रसायन के कारण होता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। शुक्र के पास अपना कोई चंद्रमा और वलय नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों पॉइंट जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए क्वेश्चन जो है ग्रहों से रिलेट करके बनाया गया था, जो कि आपका ज्योग्राफी का सेक्शन बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन निम्न में से किस राज्य में रखा जाएगा? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु या फिर डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन जो अभी आने वाला है भारत में, वो किन 2 राज्यों में रखा जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इसका जो राइट आंसर है वो है यूपी और तमिलनाडु। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन 2 राज्यों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रखा जाएगा। यह एक उच्च ऊंचाई लंबे समय तक सहन करने वाला सशस्त्र मानव रहित हवाई वाहन है जो दूर से नियंत्रित या स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस देश में मंकी पॉक्स प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है सूडान,
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और इरिट्रिया। ये चारों जो कंट्री हैं, अफ्रीकी कंट्री हैं, ये चारों जो कंट्री हैं ये लगातार न्यूज में बनी हुई थी, तो इनकी आप लोग मैपिंग जरूर कर लीजिएगा। और अफ्रीकी कंट्री आपके एग्जाम के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैपिंग अच्छे से करके एग्जाम के पहले रख लीजिएगा आप अपने पास। तो यहां पे आपको बताना है कि मंकी पॉक्स के कारण जो है किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। तो जो आपका राइट आंसर है वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यहां पे जो है मंकी पॉक्स के कारण जो है स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था। तो बता दें कि जो मंकी पॉक्स है यह एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जो एमपॉक्स वायरस के कारण होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस का एक सदस्य है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि 10वें नंबर का होगा। निम्न में से किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड स्कूल्स ऑन व्हील्स? आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, मणिपुर। जातीय संघर्ष और गंभीर ओलावृष्टि के बाद मणिपुर की सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य भर के राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन है? देखिए चंद्र मिशन, अभी चंद्रयान 3 गया था हमारा जो कि सक्सेसफुल रहा। तो चंद्र, अब चूंकि पाकिस्तान पड़ोसी देश है और उसने अपना चंद्र मिशन भेजा है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसलिए इसको जो है जनरेट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तान फर्स्ट लूनार मिशन? आपके ऑप्शन है आई क्यूब लूनार, आई क्यूब कमार, आई क्यूब ओमार और आई क्यूब कमार। ठीक है, यहां पे क्यू है। अब तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, आई क्यूब कमार। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त राज्य से पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन आई क्यूब कमार लॉन्च किया है। ये चीन की सहायता से लॉन्च किया जा रहा है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सुपार्को और चीन के SJTU द्वारा विकसित 7 किलोग्राम का उपग्रह चीन के चांग E6 मिशन का एक हिस्सा है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न की। निम्न में से किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार तेजी से फैलने के कारण जो है अलर्ट जारी किया गया? अभी ये चर्चा का केंद्र बना हुआ था और 5 से 11 के बीच में बना हुआ था, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और ये हमारा साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, केरल। केरल में जो है वेस्ट नाइल बुखार के कारण जो है अलर्ट जारी किया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न की। काला सागर। काला सागर पर सबसे लंबी तट रेखा निम्न में से किस देश की है? काला सागर जो है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है अक्सर, और यहाँ पे आप जो है PYQ अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो कई बार आपने काला सागर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि काला सागर पर सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, यानी कि जो देश इससे सीमा साझा करते हैं उनमें से किस देश की तट रेखा काला सागर पर सबसे लंबी है? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की या फिर रूस। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, रूस की जो है सीमा जो है वो काला सागर पर सर्वाधिक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काला सागर के जो सीमावर्ती देश हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तर में आप देखेंगे यूक्रेन है, ये जो है यूक्रेन है। उत्तर पूर्व में रूस है, पूर्व में जॉर्जिया है, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है। ये आपका रोमानिया है और ये आपका बुल्गारिया है, जो कि ब्लैक सी के आपका वेस्ट साइड में आता है। काला सागर पर सबसे लंबी तट रेखा रूस की है, उसके बाद किसकी है? तुर्की की है, ये आप ध्यान रखेंगे, और उसके बाद किसकी है? यूक्रेन की है, ये भी आप क्रम भी ध्यान रखेंगे। यानी कि काला सागर की तट रेखा से संबंधित प्रश्न आएगा तो रूस की सबसे अधिक है, फिर उसके बाद तुर्की की है और फिर उसके बाद जो है यूक्रेन की है। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न झीलों को उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। देखिए अभी ये लगातार आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफिक क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर में चर्चा में बने हुए थे, तो हो सकता हो कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना उतना अच्छा बन सके जितना कि स्टैटिकल क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट किए गए हैं।
निम्न झीलों को उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। अब ये झील कौन कौन से हैं? एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, तंग्यानिका झील और तुर्काना झील। आपको बताना है कि इनका सही में उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 4 3, 4 1 2 3 और 4 2 1 3। तो जो इसका राइट आंसर होगा ना, सबसे पहले आएगा तुर्काना झील, यानी कि चौथे नंबर पे तुर्काना झील आएगा, जो कि आपका केनिया में पड़ता है। उसके बाद आएगा एल्बर्ट झील, उसके बाद एडवर्ड झील और फिर तंग्यानिका झील, यानी कि 4 1 2 3। ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, मैप में हम लोग देख लेते हैं। आपका देखिए तुर्काना लेक जो है ये आपका केनिया में स्थित है, साथ ही साथ इथियोपिया में भी इसकी थोड़ी बहुत जो है सीमा साझा होती है। और लेक एल्बर्ट जो है युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनके साथ इनकी सीमा साझा होती है। लेक एडवर्ड भी युगांडा के साथ सीमा साझा करता है, साथ साथ डीआरसी के साथ। वहीं पे आपका लेक क्यू आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये युगांडा नहीं, ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ सीमा साझा करता है। तंग्यानिका लेक जो है बुरुंडी, तंजानिका और आपका डीआरसी, इन तीनों के साथ जो है सीमा साझा करता है। वहीं आपका जो है लेक मवेरी जो है ये आपका जाम्बिया और डीआरसी के साथ सीमा साझा करता है। लेक मलावी ये आपका तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस मैप में जितने भी लेक हैं, अब जैसे लेक विक्टोरिया हो गया, जिससे कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, जो कि युगांडा, केनिया और तंजानिया, इन तीनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये जितने भी आपके लेक हैं जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका कंटिनेंट से रिलेटेड हैं, उनका क्रम आप जो है नॉर्थ से साउथ का लगा के अपने पास जो है रखे रहें। एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 15 नंबर का है। चर्चा में रहा लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस का संबंध शरीर के किस विकार से है? विकार मतलब रोग, किस रोग से है? आपका ऑप्शन है आनुवंशिक त्वचा विकार, आनुवंशिक यकृत विकार, आनुवंशिक हृदय विकार या फिर आनुवंशिक नेत्र विकार। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, आनुवंशिक नेत्र विकार का संबंध जो है, जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस, उसका संबंध जो है आंखों से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लें। लेबर कॉन्जेनिटल एमोरोसिस एक दुर्लभ आनुवंशिक नेत्र विकार है, जिससे प्रभावित शिशु अक्सर जन्म के समय अंधे होते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने लेबर जन्मजात ओमोरोसिस नामक जन्मजात अंधेपन से पीड़ित वयस्कों और बच्चों के एक समूह में दृष्टि बहाल करने के लिए क्रिस्पर Cas9 उपकरण का उपयोग किया था। इसीलिए ये जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ था और हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका साइंस का पोर्शन कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न है रासायनिक हथियार निषेध संगठन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये आपका मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा। आपके पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो है वर्ष 1997 में रासायनिक हथियार कन्वेंशन द्वारा स्थापित रासायनिक हथियार निषेध संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब आपके ऑप्शन है केवल एक असत्य है। देखिए यहाँ पे सत्य नहीं लिखा है, आपको ऑप्शन भी जो है एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। केवल एक असत्य है, केवल दो असत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो यहाँ पे क्या है, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, यानी कि आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बता दें कि यह रासायनिक हथियार कन्वेंशन की शर्तों को लागू करने के लिए 1997 में CWC द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। और OPCW को वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा 17 नंबर का है। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है वो पहले ही आ गया है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, लेकिन प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न ये है कि भारत में सुपारी उत्पादन वाले शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको आंसर कि सी इसका राइट आंसर है। तो जो आपका राइट आंसर है वो कर्नाटक है, केरल है, असम है और मेघालय है। तो ये प्रश्न जनरेट कैसे हुआ? ये इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि हाल ही के एक विश्लेषण में तीर्थहल्ली क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुपारी कर्नाटक में उगाई जाने वाली किस्मों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सुपारी के रूप में उभरी है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे जनरेट हुआ था। और सुपारी की खेती करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक में होता है 40%, उसके बाद केरल में 25%, फिर असम में 20%, उसके बाद तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर दिख ही गया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। प्रश्न है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2023 में अपनी बिजली का कितने प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है? आपके ऑप्शन है 5.5%, 5.6%, 5.7% और 5.8%। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, 5.8% इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न जो है हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो बता दें कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट के बारे में और भी मैंने डिटेल में कुछ चीजें मेंशन की थी, जो कि अगर आपने करंट अफेयर में नहीं देखा है तो आप जाके हमारा इस वीक का जो भी बीता है 5 से 11 के बीच के जितने भी करंट अफेयर होंगे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके उसको कवर जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। निम्न में से कौन सा देश ओरंगुटान कूटनीति शुरू करने की योजना बना रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू लॉन्च ओरंगुटान डिप्लोमेसी? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर फिलीपींस। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मलेशिया। मलेशिया जो है ये पॉम आयल आयातक देशों के साथ अपने संबंधों में ओरंगुटान नीति जो है, कूटनीति, ये शुरू करने जा रहा है। हुआ क्या था कि यूरोपीय संघ ने क्या किया था कि पेड़ों से संबंधित, यानी कि पेड़ों को काट कर या तो पेड़ों के छालों से संबंधित जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं उसको लेकर वहां मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ये चीजें अब जो है मतलब कि बाहर से नहीं मंगवाई जाएंगी। तो उसके रिवर्ट में क्या किया है कि मलेशिया ने ओरंगुटान कूटनीति शुरू किया है, जो कि गिफ्ट के तौर पर जो है यूरोपीय संघ में भेजेगा। ओरंगुटान एक जानवर है जो कि ज्यादातर जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न की। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अफ्रीकी संघ में कुल 56 देश शामिल हैं। दूसरा, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय इथियोपिया के अदीस अबाबा में स्थित है। आपके ऑप्शन है केवल एक असत्य है, दोनों कथन सत्य है, केवल 2 असत्य है और दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि अफ्रीकी संघ में कुल 55 देश शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये न्यूज में क्यों आया था? ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि अफ्रीकी संघ ने हाल ही में दक्षिण गाजा के राफा में इजरायली सेना के कदमों की निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस युद्ध की घातक वृद्धि को रोकने के लिए आह्वान किया है। तो इसलिए अफ्रीकी संघ जो है न्यूज में आ गया है, और वैसे भी ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बता दें कि अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश जो है वो अफ्रीकी संघ में शामिल हैं और इसका मुख्यालय इथियोपिया के अदीस अबाबा में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1918 में की गई थी। दूसरा है, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। आपके ऑप्शन है केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य है, दोनों कथन सत्य है या फिर दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यहाँ पे दोनों कथन सत्य है कि इसकी स्थापना 1918 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। किसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1918 में सर रॉबर्ट मैक
कैरिसन द्वारा की गई थी। यह मूल रूप से बेरी बेरी के अध्ययन के लिए पाश्चर इंस्टीट्यूट कुन्नूर तमिलनाडु में एक एकल कमरे की प्रयोगशाला थी और इसे बेरी बेरी पूछताछ इकाई केंद्र कहा जाता था। वर्ष 1958 में बेरी बेरी पूछताछ इकाई का मुख्यालय जो है ये हैदराबाद में चला गया और वर्ष 1969 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है एजेंडा 2063। एजेंडा 2063 का संबंध किस संस्था से है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा हमारे एग्जाम के लिए, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। आपके ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, अफ्रीकी संघ से संबंधित है एजेंडा 2063। एजेंडा 2063 का संबंध अफ्रीकी संघ से है, जो कि अफ्रीका को भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए अफ्रीका का खाका और मास्टर प्लान है। यानी कि वर्ष 2063 तक अफ्रीका को जो है वैश्विक शक्ति में बदला जाएगा और अफ्रीका में अब कई कंट्रियां जो है इसके माध्यम से डेवलप कंट्री के रूप में जो है जानी जाएंगी और इसको लेकर इन्होंने अफ्रीकी संघ ने एजेंडा 2063 जो है वो लॉन्च किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी लोकेटेड? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, वियना या फिर पेरिस। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसको जो है 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे मैंने रीजन तो बताया नहीं कि ये क्वेश्चन जनरेट क्यों किया था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जनरेट किया था कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू वाला जो रिपोर्ट आया था ना 2024 का, ये जो है उससे रिलेटेड है। वहां पे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इसका जिक्र किया गया था रिपोर्ट में, तो वहां से ये क्वेश्चन जो है जनरेट हुआ है और ये भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो है मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पेरिस में है, ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस एक देश की सीमा दक्षिण चीन सागर से नहीं लगती है? देखिए लगातार चर्चा में बना हुआ है दक्षिण चीन सागर, तो कौन सी सीमा जो है किस देश की सीमा जो है दक्षिण चीन सागर से नहीं लगती है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कंबोडिया, ताइवान, लाओस और वियतनाम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाओस। क्यों? क्योंकि लाओस तो एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। बाकी जितने देश हैं कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम, ये जो है इनकी सीमा साझा होती है। तो बता दें कि दक्षिणी चीनी सागर से ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम से ये घिरा हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजॉन जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से भी जुड़ा है। अब इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये आपका जितना भी डॉटेड लाइन है ये आपका दक्षिणी चीनी सागर है। आप मैप में देख रहे हैं कि ये जो है चीन, आपका वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस और ताइवान से जो है घिरा हुआ है। यहाँ पे पार्सल आइसलैंड, स्कारबोरो सोल और स्पैटली आइसलैंड ये भी यहाँ पे है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे आइलैंड। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीसी से रिलेटेड है। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी हाल ही में एक आपका 50-50 का वर्ल्ड कप बीता है 2023 में, और इस साल जो है T20 वर्ल्ड कप संचालित होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आईसीसी खेलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे आईसीसी खेलों के संदर्भ में गलत है, इनकरेक्ट है। आपके ऑप्शन है वर्ष 2026 की पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। बी, वर्ष 2023 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। सी, वर्ष 2028 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड करेंगे। और आपका ऑप्शन डी है वर्ष 2031 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत और बांग्लादेश करेंगे। तो जो आपका राइट आंसर है वो है दोस्तों सी,
वर्ष 2028 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है। ये जितने भी बाकी बताए गए हैं, ठीक है, यानी कि ए, बी और डी, इनको भी आप लोग कहीं अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी ये अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीसी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होने वाला है और इसी जून को होने वाला है और एग्जाम उसके बाद ही होगा, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपने 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला देख ली है जो कि 5 से 11 मई के बीच का था। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे हों तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और एक चीज बता दें दोस्तों, देखिए YouTube पर आना मेरा केवल एक मकसद ये नहीं था कि मैं YouTube भाई की मतलब कि मैं YouTube पे आ जाऊं और यहाँ पे अपने कंटेंट दूं और उससे मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लूं, इतना तो होता नहीं भाई, ठीक है। YouTube क्या है कि मैं यहाँ पे आकर मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, मैं अपने आप को पढ़ाई के इर्द गिर्द रखता हूँ, मैं डेली पढ़ता हूँ, मैं डेली करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितनी भी स्टैटिकल चीजें होती हैं मैं उसको रोज देख रहा हूँ और यही मैं आप लोग से भी चाहता हूँ। इतना तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उसको आप मतलब कि फ्रूटफुल बनाइए ना अपने लिए। क्या एकदम निष्क्रिय पड़े रहते हैं उस ग्रुप में, है कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी पीडीएफ आ जाए, मतलब ही नहीं है कि इस पीडीएफ में क्या है, खोलेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही एग्जाम आ जाएगा तो पता नहीं कहां से अंदर से आप लोग के जो है क्वेश्चन जनरेट होने लग जाएंगे कि अरे इसका आंसर क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, करंट अफेयर कहां से पढ़े, मॉडर्न इंडिया के सबसे अच्छे नोट्स किसके होते हैं, फलाने के ले लें कि ढिमाके के ले लें। अरे अपने नोट्स खुद बनाइए भाई, अपने नोट्स अपना नहीं बनाएंगे तो जो बाकी ये जो YouTube पे जो थंबनेल की भरमार पड़ी है ना कि 1 घंटे में पढ़ के बन जाए राजा, 1 घंटे में पढ़ के टॉप कर जाए, 1 घंटे में पढ़ के ये कर जाए, ये बेस्ट जो है स्ट्रेटजी, ये बेस्ट बुक, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किताब अपने में बेस्ट है, बात ये है कि आप बेस्ट हो कि नहीं, आपने कैसी पढ़ाई की है, ठीक है। आपको एक ही किताब आप कई बार पढ़िए और 50 किताब आप रख लीजिए, उसको एक बार पढ़िए, लेकिन जो आप कई बार पढ़ेंगे ना, कई बार जब आप एक पुस्तक को पढ़ेंगे ना, वही आपके लिए फ्रूटफुल होगी एग्जाम में, ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए खैर, अब कल से आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा, क्योंकि अभी इधर भी जो है खासी बहुत ज्यादा आ रही थी तो मैं वीडियो दे नहीं पा रहा था। ये आपका जो है 5 से 11 मई का सेशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। आपने जो, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाई का कंटेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है वो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट की तरफ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।